పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీ విజయ బావుట ఎగురవేయనుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో భాజపా అత్యధిక స్థానాలు గెలిచే రాష్ట్రంగా పశ్చిమ బెంగాల్ నిలవనుందన్నారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు నిరాశతో తనను దూషించడం నైజంగా మార్చుకున్నాయని ఆరోపించారు. 24 ఏళ్ల నుంచి వారి దూషణలను ఎదుర్కొంటున్న తాను దూషణల నిరోధకంగా మారినట్లు చెప్పారు. ప్రతిపక్షాలను అణచివేసేందుకు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలను ప్రధాని తిరస్కరించారు. అవినీతికి చోటు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. ఆర్టికల్ 370 4-5 కుటుంబాల అజెండా తప్ప కశ్మీర్ ప్రజలు లేదా దేశ ప్రజలది కాదన్నారు. కశ్మీర్లో ఓటింగ్ శాతం 40 ఏళ్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టడం తమ ప్రభుత్వ విధానాలను అక్కడి ప్రజలు బలపరిచినట్లుగా భావిస్తున్నట్లు ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ముఖాముఖిలో ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ये क्या विंडिकेशन है 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहां होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है, और उसको मैंने ध्वस्त किया है। कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूंगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इश्यू बन गया। भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीजें गड़बड़ा जाती। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है, फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा, और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है, जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया। केजरीवाल जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। वो कहते हैं सोरेन को और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया। अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ ले, देश के कानून नियम पढ़ ले, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं। लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है, तो पर्सनल अटैक्स किस लिए इस बार आपको लगता नहीं ये शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। ये एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है
विरोधियों को दबाने के लिए। कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूं और उसमें से देश के लिए कुछ न कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है, वो चिल्ला रहा है की है। और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल। क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे बंगाल में? बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। आपकी देखा जाए तो काफी अच्छे संबंध थे नवीन पटनायक जी के साथ, उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया। अब आप लोगों का अलायंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है।